तो काम के नाम पे मुझे लग रहा है कि वो मजबूती दिखाई नहीं दे रही जो होनी चाहिए। कि भाई लोकसभा में कुछ सांसदों की टिकट काटी जा सकती है, तो उसमें कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा का भी नाम आ रहा है कि भाई उनकी भी टिकट की जो पिछले 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, दीपेंद्र हुड्डा की जो हार है वो लोगों को एकदम से ना हजम भी नहीं हुई थी। ये पता भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि टफ मुकाबला होगा। दीपेंद्र हुड्डा जीतेंगे या बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा या कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा, वो कहा नहीं जा सकता। ओबीसी के चेहरे पे भी रामचंद्र जांगड़ा का नाम सामने आ रहा है और ओबीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इधर से मनीष ग्रोवर का भी नाम सामने आ रहा है कि मनीष ग्रोवर को भी लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। यहाँ पर ध्रुवीकरण जो है वो बहुत जबरदस्त होगा, तो इस तरह का बीजेपी प्रत्याशी लाने की कोशिश करेगी जिसके नाम से ध्रुवीकरण हो सके। तो मनीष ग्रोवर को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। रोहतक लोकसभा की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा हैं और उन्होंने जो कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा को हराकर ये सीट जीती थी। इस बार क्या रहेगा रोहतक लोकसभा सीट को लेकर हमारे साथ सीनियर पत्रकार हैं, रोहतक से इंग्लिश न्यूज़पेपर से हैं सत्संग जी, जिस तरह से बात करें तो रोहतक लोकसभा सीट जो है मौजूदा सांसद हैं अरविंद शर्मा, तो क्या लगता है कि इस बार फिर बाजी मार पाएंगे? जी देखिए, जो रोहतक लोकसभा है उसमें पहली बार 2019 में जो चेंज हुआ था, हालांकि बड़ा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि 3 टाइम दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीत चुके थे और ये अनुमान था कि चौथी बार भी वो चुनाव जीतेंगे। लेकिन जो हुआ उसके बाद, क्योंकि बीजेपी की मोदी के नाम पे वोट मांगी गई थी, क्योंकि कैंडिडेट को तो सिर्फ कास्ट के नाम पे तो वोट मिली थी लेकिन मोदी के नाम का चेहरा था। और 2024 में भी आप ये देखिए कि बीजेपी के पास एक बड़ा प्रोपोगंडा है, एक बड़ी राम राज्य ले आए हैं, राम मंदिर बन गया है, इस इशू को लेकर भी है। लेकिन साथ साथ कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं जिनको हम नकार नहीं सकते। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। जहां हम खड़े हैं आज से 10-15 दिन पहले ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है भरा हुआ था बेरोजगार लोगों से, रोजगार जो इजराइल के लिए रिक्रूटमेंट चलाई थी। तो हरियाणा की सच्चाई ये भी है, उसमें रोहतक भी आता है। रोहतक लोकसभा की सच्चाई ये है कि युवाओं को नौकरी नहीं मिली और बिना नौकरी के, और 2 बार जो है रिपीट कर चुका है, जो बीजेपी है वो रिपीट कर चुकी है। तो लोग काम भी मांगते हैं, तो काम के नाम पे मुझे लग रहा है कि वो मजबूती दिखाई नहीं दे रही जो होनी चाहिए। लोकसभा में मुझे लगता है कि अभी बहुत टाइट माहौल है। दैनिक हिंदी न्यूज़पेपर से हैं वरिष्ठ पत्रकार ओपी वशिष्ठ जी। ओपी वशिष्ठ जी, मौजूदा सांसद हैं अरविंद शर्मा, क्या इस बार रिपीट कर पाएंगे? अभी तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जैसे हरियाणा में कह रही है कि भाई लोकसभा में कुछ सांसदों की टिकट काटी जा सकती है, तो उसमें कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा का भी नाम आ रहा है कि भाई उनकी भी टिकट यहाँ से कट सकती है, उनको विधानसभा में लाया जा सकता है। जो कई स्टेट में बीजेपी अभी पीछे जो 5 विधानसभा के चुनाव हुए हैं राज्यों में, तो उसमें कई सांसदों को विधानसभा में भी बता रहा है। तो अभी ये कहना तो हम बहुत जल्दबाजी है कि अरविंद शर्मा दोबारा से रिपीट कर पाएगी या बीजेपी दोबारा से रिपीट कर पाएगी, क्योंकि जो पिछले 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, दीपेंद्र हुड्डा की जो हार है वो लोगों को एकदम से ना हजम भी नहीं हुई थी। ये पता भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। 7500 वोटों से हार हुई थी, तो सब जान। लेकिन क्या बीजेपी की अगर अरविंद शर्मा को टिकट मिलती है तो क्या फिर वो रिपीट कर पाएंगे जिस प्रकार उन्होंने 2019 में टक्कर दी थी? देखो, जो हरियाणा में जो आम पब्लिक में या आम लोगों में एक जो बात चली हुई है कि बीजेपी का जो, या खासकर रोहतक का जो चुनाव है वो जाट नॉन जाट के ऊपर ही रहेगा। अब वो अरविंद शर्मा आएंगे, रिपीट करेंगे तो बड़ी टक्कर दे सकते हैं। ये कहना कि वो जीत जाएंगे ये तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपनी जो पिछली जो 2019 में जो चुनाव की तैयारियां की थी, वो जो अपनी जीत जो निश्चित मान रहे थे वो नहीं हो पाई, तो उन्होंने भी अपनी कमियों को पूरा किया होगा। उसके बाद से कंटिन्यूस वो रोहतक पे फोकस भी किए हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने भी अब पूरी तरीके से रोहतक जो लोकसभा है उस पे ही पूरा केंद्र बिंदु जो है वो रोहतक हो गया है, क्योंकि ये
10 लोकसभा सीटों में रोहतक सबसे इम्पोर्टेंट सीट बीजेपी के लिए भी है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई सालों से पॉलिटिकल भी देख रहे हैं और नेशनल रीजनल चैनल उन्होंने किया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। दीपक भारद्वाज हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपक जी, क्या बीजेपी अरविंद शर्मा को दोबारा टिकट देती है तो क्या रिपीट कर पाएंगे? देखिए सुरेंद्र, क्योंकि अगर 2019 के चुनाव की बात करें, 2019 का जो चुनाव था, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हार का जो सबसे बड़ा कारण रहा, कोसली विधानसभा क्षेत्र ने भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छी लीड दी थी। और जो इनका परंपरागत विधानसभा क्षेत्र था, गढ़ी सांपला किलोई है या आसपास का, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व था, यहाँ पर उनकी पुरानी लीड कम हो गई। ये सबसे बड़ा कारण रहा था जीत का अरविंद शर्मा का। और मोदी फैक्टर उस समय भी चला था और मोदी फैक्टर आज भी चलने की उम्मीद है, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है, राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि दूसरी पार्टियां भी अब राम का नाम लेकर के मैदान में आ रही हैं और ये कह रही हैं कि राम सबके हैं। और एक बात और, जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पिछली हार का कारण अगर हम मान के चले, जो जेजेपी का यहाँ से प्रत्याशी था, जो प्रदीप देसवाल ने जो 20,000 वोट ली थी, वो भी कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हार का कारण बना था। तो अब हालांकि टिकट किसी को भी मिले, चाहे अरविंद शर्मा को मिले चाहे किसी और को मिले, जो चुनाव होगा वो चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पे होना है, राम मंदिर के मुद्दे पे होना है। हाँ, कुछ अपनी पर्सनल वोट होती हैं। और जो ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर कास्ट फैक्टर बहुत काम करता है। कास्ट फैक्टर में जाट वर्सेस नॉन जाट का मुकाबला होता है। अब यही है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने क्षेत्र में, जो इनके परंपरागत विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें अपनी वो पुरानी लीड बरकरार रखने में कामयाब हो जाते हैं और कोसली से जो लीड अरविंद शर्मा को मिली थी वो लीड कम हो जाती है, तो निश्चित तौर पर यहाँ के नतीजे बदल सकते हैं। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि टफ मुकाबला होगा। दीपेंद्र हुड्डा जीतेंगे या बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा या कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा, वो कहा नहीं जा सकता। टफ मुकाबला होने की उम्मीद है। सत्संग जी, जिस तरह से हर पार्टी के अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर उसमें कुछ खूबी होती है, तो जो दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस से हैं या अरविंद शर्मा अगर बीजेपी से लड़ते हैं, तो पार्टी क्या देखती है, क्या खूबी इसमें उम्मीदवार में देखती है? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा की तो सबसे बड़ी खासियत ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, 2 टाइम जो मुख्यमंत्री रहे हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों के बहुत बड़ा चेहरा हैं। और सिर्फ हरियाणा के नहीं, बाहर भी, राजस्थान में भी, यूपी में भी, और भी जहाँ जहाँ जाट है, भूपेंद्र हुड्डा एक बड़े जाटों के नेता कहलाते हैं। और रोहतक एक ऐसी लोकसभा है जहाँ से मैसेज जो है वो बहुत दूर तक फैलता है। तो मुझे लगता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की खासियत ये है। और दूसरी पर्सनल क्वालिटीज़ भी होती हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, मिलते जुलते हैं, और जैसे अपने लोकल में कहते हैं कि कुड़ते उनके पाड़ते हैं, तो गुस्सा नहीं करते। जैसे दूसरे पॉलिटिशियंस हैं, जैसे चौटालाज के बारे में कहा जाता था कि आप उनको नज़दीक भी आओगे तो थोड़ा सा आपको मतलब डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। हालांकि अब उनके तेवर ढीले हो गए हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा की कुछ एक क्वालिटी, पढ़े लिखे हैं, यूथ को कनेक्ट करते हैं। अब दूसरी बात, बीजेपी की बात करें, बीजेपी के कैंडिडेट, देखो मुझे डाउट है कि अरविंद शर्मा को ही यहाँ से दोबारा से प्रत्याशी बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि और भी कुछ लोग, जैसे ओबीसी के चेहरे पे भी रामचंद्र जांगड़ा का नाम सामने आ रहा है, और ओबीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इधर से मनीष ग्रोवर का भी नाम सामने आ रहा है कि मनीष ग्रोवर को भी लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जैसा कि बाकी साथियों ने भी कहा और अभी हमने चर्चा की कि यहाँ पर ध्रुवीकरण जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगा। तो इस तरह का बीजेपी प्रत्याशी लाने की कोशिश करेगी जिसके नाम से ध्रुवीकरण हो सके। तो मनीष ग्रोवर को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अब मनीष ग्रोवर की क्वालिटीज़ यही हैं कि जो 2016 में हुआ, उसके बाद वो चुनाव हार भी गए, उसके बाद भी आज भी उनका सिक्का चलता है और जाति विशेष के लोगों को खटकते हैं वो। अब उसके कई कारण हो सकते हैं। आपने कहा कि जाति विशेष का, कहीं ना कहीं इस बार भी क्या फिर जाट नॉन जाट का जो जातीय समीकरण है वो फिर काम करेगा? देखिए, बिल्कुल ये काम करेगा नहीं करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ध्रुवीकरण तो होगा ही।
अब ये बताइए कि ध्रुवीकरण तो हरियाणा की राजनीति में शुरू से होता है, 2016 में पीक कर गया था और उसके बाद लोगों को वो इम्प्रेशन जो उस समय छोड़ा था वो भूल नहीं पाए। जो इस तरह की कुछ नारे जो बड़ा दुखद है, बड़े अशुभ हैं, जैसे 35 का नारा दिया गया था, नहीं होना चाहिए, समाज को बंटाधार हो जाता इस तरह से। लेकिन मुझे लगता है कि ध्रुवीकरण की करने की यही टैक्टिक्स होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं कि लोगों को किस तरह से बांटा जाए चुनाव के टाइम में। जिस समय वो वोट डालने जाए उस समय उनके दिमाग में जाति हावी हो जाए। तो जो हम ये देखें कि हालांकि रोहतक लोकसभा में 35-36% के करीब जाट हैं, लेकिन बाकी भी तो देखें कितना बड़ा परसेंटेज है जो जाट नहीं है। तो बीजेपी तो यही चाहेगी कि जाट वर्सेस नॉन जाट हो जाए ताकि उनको मैक्सिमम नॉन जाट का प्रपोर्शन मिल सके, और जाटों में भी कुछ ना कुछ सेंध तो उन्होंने लगाई रखी है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस तो ये चाहेगी कि सेक्युलर की बात करें, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जाटों का तो एक बड़ा धड़ा उनको मिलने वाला है, खास करके रोहतक लोकसभा में। क्योंकि जब वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो ऐसा आरोप है कि सबसे ज़्यादा जो जॉब दी गई, जो ट्रांसफरों में उनको बेनिफिट दिया गया और भी बहुत सारी बातें वो जाटों को दिया गया। तो उनका तो धड़ा उनको मिलेगा। और आज जाट जब से हरियाणा बना है, जाट मुख्यमंत्री रहे हैं और जाटों ने हर सोशली देख लीजिए आप, इकोनॉमिकली देख लीजिए, पॉलिटिकली देख लीजिए, बहुत अवेयर हैं, बहुत तगड़े हैं। तो मुझे लगता है कि वो चाहेंगे कि उनका भाई सरकार किसी की भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री जाट होना चाहिए। इस तरह का नारा हरियाणा में चलता है। दीपेंद्र हुड्डा का क्या रहेगा इस पर? मुझे लगता है दीपेंद्र हुड्डा हालांकि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और सॉफ्ट हैं, सौम्य हैं, और जब कभी भी वो रोहतक में आते हैं तो वो शहर में घुसते हैं, तो उनको भी पता है कि जो उनकी सुंडी है वो पंजाबी और नॉन जाट है। तो कोशिश वो ये करते हैं कि सुंडी को बचा के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकें। अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो चुनाव जीत भी सकते हैं। ओपी जी, जिस तरह से जातीय समीकरण की बात करते हैं, जो पिछली बार भी जो है बीजेपी हो ने जो गेम खेला था नॉन जाट का, क्या इस बार भी जातीय समीकरण ज्यादा इस पर देखा जाएगा रोहतक लोकसभा? सुंदर जी देखिए, रोहतक लोकसभा में 19 लाख मतदाता है लगभग, जिसमें से 36% जाट मतदाता है। बाकी 1.25 लाख के आसपास ब्राह्मण है, 1.25 लाख के आसपास पंजाबी वोट है, एससी है, बीसी है। तो 19 लाख में से अगर 36% जाटों की वोट निकाल दे तो नॉन जाट में ही काउंट की जाती है। और यहाँ जो इलेक्शन पिछला जो 2019 का जो इलेक्शन हुआ वो पूरी तरीके से जाट नॉन जाट वर्सेस ऐसे हुआ था। इस बार भी बीजेपी के पास ये अच्छा है भुनाने के लिए। अब की बार तो ओबीसी का भी उन्होंने जैसे एक नारा दिया, और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो वहाँ पर ओबीसी को सीएम भी बना दिया। इधर से राजस्थान में जैसे यहाँ पे डिप्टी सीएम की बात की भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि एक ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो राजस्थान में उन्होंने डिप्टी सीएम पहले ही बना दिया भजन लाल शर्मा को। तो बीजेपी, क्योंकि राजस्थान जो है वो हरियाणा को भी इम्पेक्ट उसका आता है, तो उन्होंने ब्राह्मण को दिया। उधर एमपी में जो है ओबीसी को उन्होंने सीएम बना दिया। तो ये कास्ट के ऊपर ही है। आप इसको जैसे इसका आंकड़े देखेंगे ना, समीकरण जो चलाएंगे, तो चुनाव जो है ना वो जातीय उस पर ही चलेगा। इसको आप नकार नहीं सकते बिल्कुल भी, लोकसभा रोहतक का तो खासकर। और रही बात जैसे कोसली की, दीपक जी ने बात की थी कोसली विधानसभा में, क्योंकि 9 विधानसभा रोहतक लोकसभा में आती है, 4 रोहतक जिले की है, 4 झज्जर में, 1 रेवाड़ी में। तो कोसली में जो पिछला जो 2019 का चुनाव था वो कोसली ने ही मतलब हार जीत का फैसला कर दिया, क्योंकि वहाँ से 65-70 हज़ार की भी लीड एक प्रत्याशी को मिलती है, जो भूपेंद्र हुड्डा अपने कड़ी सापला किलोई से नहीं ले पाए। जो उनका सबसे जाट लैंड बोलते हैं कि ये महम से इतना उनको नहीं लीड हो पाई। कलानौर और जो ये रोहतक, इसमें तो नॉन जाट भी बराबर में ही है। कलानौर को आप देखेंगे तो नॉन जाट भी जैसे पूरा सिटी कलानौर का है, कई गांव पंजाबी बाहुल्य हैं, कई गांव राजपूतों के हैं। तो ये सब चीज़ों को आप देखोगे ना, तो ये सारा
जातीय तौर पे ही इसको प्रत्याशी का चयन दोनों पार्टियां करती। दीपेंद्र का तो चलो फाइनल ही है कि भाई यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उससे स्ट्रॉन्ग पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पास आज कैंडिडेट नहीं है। 10 लोकसभा में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास जो जिताऊ जो कैंडिडेट है वो दीपेंद्र हुड्डा है। तो आप इसको ये देखिए, दोनों ही पार्टियां जो है, बीजेपी तो नॉन जाट पे ही खेलेगी, चाहे वो रामचंद्र जागड़ा को लेके आए, चाहे वो मनीष ग्रोवर को लेके आए, चाहे वो नवीन जैन को लेके आएगा नॉन जाटी, ये कन्फर्म है। दीपक जी, जातीय समीकरण क्या है इस बार भी जो है पिछली बार की तरह जो पार्टियां हैं वो देखेंगी, लोग देखेंगे? सुरेंद्र, जातीय समीकरण कोई नई बात नहीं है और अकेले हरियाणा में हम ये नहीं कह सकते कि अकेले हरियाणा में जातीय समीकरण हो गए। आप गुजरात में जाओगे, गुजरात में भी जातीय समीकरण, महाराष्ट्र के चुनाव में जाओगे, महाराष्ट्र के चुनाव में जातीय समीकरण, बिहार में जाओगे, बिहार में यादव की लड़ाई, ये हर राज्य में होता है। और यहाँ पर भी जातीय समीकरण की बात की जाए, आप अगर यहाँ पर दोनों मुख्य जो पार्टी, हम कांग्रेस और बीजेपी की बात करें, आपने पिछले दिनों देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति को लेकर सम्मेलन किया, बैकवर्ड क्लास को लेकर सम्मेलन किया। उसके बाद कांग्रेस की बारी आई, कांग्रेस ने भी वही चीज़ की, उन्होंने भी बैकवर्ड सम्मेलन किए और उन्होंने भी अनुसूचित जाति को लेकर सम्मेलन किए। तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि जातीय फैक्टर चलता है और हमेशा से चलता आया है। और प्रत्याशी का जब चयन होता है तो प्रत्याशी का चयन भी उसी आधार पर पार्टियां करती हैं, ये समीकरण देख के कि किस कास्ट का सिस्टम जुड़ सकता है। अब उन्हें ये पता है कि रोहतक लोकसभा में जो जाट वोटर है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है। ये क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2005 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो 2009 का जो चुनाव हुआ था उससे पहले जाट वोट बैंक कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं था, वो ओम प्रकाश चौटाला के साथ हमेशा रहा है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब 2005 में मुख्यमंत्री बने और 2009 के चुनाव में जाट वोटर शिफ्ट हो गया कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट होने के बाद कहीं ना कहीं नॉन जाट वोट बैंक कांग्रेस पार्टी से छिटक गया था। तो उसी चीज़ का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी उसी चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि ये माना जा रहा है कि जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नॉन जाट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और नॉन जाट से वो जितना वोट लेके जाते हैं वो उनकी जीत का प्लस पॉइंट होगा। हाँ, लेकिन अगर जो सिस्टम दूसरी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जाट प्रत्याशी को इसलिए यहाँ पर नहीं देती टिकट क्योंकि उनको ये लग रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ऑलरेडी जाट वोट बैंक जुड़ा हुआ है, तो वो नॉन जाट को टिकट देने का प्रयास करते हैं ताकि नॉन जाट का वोट अपने अंदर कन्वर्ट कर सकें और जीत हासिल करें। और यही फैक्टर रहा था 2019 का चुनाव हुआ, फैक्टर भी यही रहा था, जाट वर्सेस नॉन जाट का चुनाव हुआ था और हमेशा होता है। रोहतक लोकसभा की बात करें तो मुख्य जो मुकाबला है किन पार्टियों में रहेगा, दूसरी पार्टियां क्या असर कर पाएंगे? जी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला रहने की उम्मीद है और यही आमने सामने रहेंगी। हाँ, जिस तरह के हालात पिछले चुनाव के थे और इस चुनाव की बात करें, मुकाबला अब की बार भी टफ ही होने वाला है क्योंकि मोदी का चेहरा प्लस राम नाम और जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के पास प्लस पॉइंट है। जेजेपी, इनेलो, आम आदमी पार्टी का कोई असर नहीं रहेगा? देखिए, जेजेपी और आम आदमी पार्टी का अभी तक असर देखने को नहीं मिल रहा है, फील्ड में वो लोग इकट्ठा ही नहीं हो पा रहे हैं। जननायक जनता पार्टी का तो अभी ये तय ही नहीं है क्या वो लोकसभा में साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने 2 सीटें पूरे हरियाणा में मांगी है, अगर बाई चांस उनको 2 सीटें नहीं मिलती हैं तो उनका क्या स्टैंड रहेगा? क्या वो सभी लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे या गठबंधन के साथ? क्योंकि अभी इनके गठबंधन को लेकर भी असमंजस है कि लोकसभा में तो ये कह रहे हैं कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे, विधानसभा में अलग लड़ेंगे, तो वो लड़ाई शायद अभी से शुरुआत हो जाएगी क्योंकि जो 2 सीटें मांग रहे हैं, अगर वो 2 सीटें नहीं मिली तो अंदर खाते विरोध होने के चांसेस हैं। ओपी जी, क्या बीजेपी और कांग्रेस के अलावा और भी पार्टियों में मुकाबला हो सकता है, क्योंकि रोहतक लोकसभा एक हॉट सीट है? रोहतक में अब की बार रोहतक में क्या पूरे हरियाणा की मैं बात करना चाहूँगा कि रोहतक में या हरियाणा में किसी भी लोकसभा सीट पर केवल और केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला है। आम आदमी पार्टी तो लोकसभा चुनाव में उतरने का मन भी नहीं है उनका, कई सीटों पे तो वो चाहेंगे तो उधर फरीदाबाद, गुड़गांव या
और कहीं पे जाएंगे। लेकिन जैसे जेजेपी का भी विधानसभा पे ही फोकस रहेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में आपने देखा कि रोहतक से 25,000 समथिंग वोट के आसपास जेजेपी को मिली थी। वो भी इसलिए थी कि वो रोहतक का छात्र नेता है, इंसो का प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देसवाल, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो क्योंकि यूथ में उसकी पकड़ थी, तो यूथ कुछ वोट जो है, एक उनका जो गांव है बहादुरगढ़ में, वो भी इसी गांव में आता है। फिर उनके कोई रिश्तेदारी का था, तो वो जो 25,000 जो वोट के आसपास जो जेजेपी को मिली थी, वही दीपेंद्र की हार का कारण भी बनी थी। अब की बार जो 25,000 वोट वहाँ खिसक गई थी, उसमें मोस्टली जाटों की वोट थी, तो वो अब की बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब की बार पूरा का इलेक्शन ऐसे तुल जाएगा बिल्कुल, एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस, इसमें तीसरा जेजेपी, इनेलो, आम आदमी पार्टी का रोहतक में अभी तक कुछ नहीं दिख रहा। हो सकता है कि कैसे सर्कमस्टांसिस बने वो आने वाले समय में, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि और पार्टियों का यहाँ रोहतक में कुछ है। अगर मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे रहेंगे, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, या फिर दूसरे जो है श्री राम मंदिर की आप लोगों ने बात की है, तो कौन से ज्यादा हैवी रहेंगे? जो राष्ट्रीय लोकसभा चुनाव वो केंद्र की राजनीति पे आधारित होता है, ठीक है, और केंद्र में मोदी जी का फेस जो है वो अभी उसका विकल्प देश में कहीं नहीं मिल पा रहा है, ऐसा लोग कह रहे भी है। और हाल ही में जो राम मंदिर का जो है, वो तो सबको ही पता है कि राम मंदिर को लेकर पूरा देश ही राम में हो गया था। उसका इम्पैक्ट रोहतक में भी आएगा, हरियाणा में भी आएगा। मुद्दे जैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, आप देख रहे होंगे जितने भी यहाँ पे कोई जनसभा, कार्यक्रम, सम्मेलन, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो अपने टाइम के जो 2005 से लेके 2014 तक जो हरियाणा में या उन्होंने अपने लोकसभा के कार्यकाल में जो रोहतक में जैसे एम्स आया, आईआईटी तो नहीं आप ले पाए, एम्स आया, और ये फूड इसका एफडीडीआई है, सुपुआ यूनिवर्सिटी है जो कल्चरल के ऊपर है, और बाड़सा में एम्स आ गया, आईआईएम रोहतक में खुला, कई रेल कनेक्टिविटी हुई। तो उन चीज़ों को दीपेंद्र सिंह हुड्डा हर बार बताते हैं कि हमने 10 सालों में ये काम किए, और भाजपा 10 सालों में अरविंद शर्मा को भी वो कई बार टारगेट उन्होंने किया कि वो ये बताए कि उन्होंने या मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में कौन सा नया प्रोजेक्ट लेके आए, जो हम लेके आए थे उनमें से अगर एक भी उसके अलावा यहाँ रोहतक में कोई प्रोजेक्ट लेके आए हो तो बताइए। तो ये जो मुद्दे तो है ही, बेरोजगारी का है सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि जो हुड्डा ने इस इलाके में लोगों को रोज़गार दिया वो इस पार्टी में नहीं दे पाए, क्योंकि इन्होंने जो वैकेंसियाँ निकाली भी है, किसी पे कोर्ट का सटी हो गया था, किसी पे और कोई कारण हो गया, मुश्किल से पुलिस की भर्ती हो पाई है, और एक ग्रुप 4 की जो है। सत्संग जी, क्या रोहतक लोकसभा की बात करें तो किन पार्टियों में मुकाबला रहेगा? दूसरी पार्टियां कहीं टिक पाएंगी, जिस तरह बीजेपी, कांग्रेस का बता रहे आप, सीधा सीधा मुकाबला यहाँ है? जी बिल्कुल, ये एक शार्प डिवीज़न होगा, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, और 90% से ऊपर वोट शेयर यही पार्टी ले जाएंगी। बाकी सब कुछ 8-10% में सिमटने वाला है। हो सकता है कि कुछ पार्टियां ऐसी जिन्होंने हरियाणा पे पहले राज भी किया है, हो सकता है उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वो लूज कर दे, जमानत जब्त भी हो जाए, और किसी का कोई चांस नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप किसी से भी बात करते हैं कि कांग्रेस का कौन कैंडिडेट होगा, फट से सबका नाम दीपेंद्र हुड्डा, बीजेपी का 1-2 ऑप्शन बताते हैं, लेकिन सबको क्लियर है कि कोई भी आए मुकाबले में है। लेकिन और आप बताइए, आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा चेहरा जिसका नाम आप ले सकते हो, आईएनएलडी का कोई ऐसा चेहरा जिसका आप नाम ले सकते हो, जेजेपी का कोई ऐसा नाम जो आप ले सकते हो? आप कॉन्फिडेंटली कोई नाम भी नहीं ले सकते। तो लोकसभा चुनाव एक राष्ट्रीय लेवल का चुनाव होता है, और जिस तरह की मोदी ने अपने आप को रीइन्वेंट किया है, बीजेपी को एकदम से कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, इतना तैयारी के साथ वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है या तो मोदी, या फिर अगर जो उनसे जो वोट छटकेंगे वो कांग्रेस में, बाकी किसी का लोकसभा के चुनाव में कोई खाता नहीं होने वाला।